हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट श्री क्लासेज। मैं विपिन सर आप लोगों का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि हमारा ये चैनल आपको सभी लगभग फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, बायोलॉजी, इंग्लिश जो भी जितना भी हो सकता है उतने ज़्यादा से ज़्यादा विषयों के लेक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं। और यहाँ पर अगर आप रेगुलर प्लेटफॉर्म पर लगे रहेंगे तो निश्चित ही यहाँ पे जो भी सामग्री, जो भी आपको कंटेंट दिए जाते हैं वो आपके आने वाले परीक्षा 2021 के एग्जाम में बहुत यूजफुल होगा। ठीक है, आप लोगों को ये सब पता है। हम ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए आप लोगों को चलते हैं आज डिस्कस करने के लिए। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। मुझे पता है कि बीच में आपको रेगुलर वीडियो कंटिन्यू नहीं मिल पाई, मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी, लेकिन आई होप कि बाद से आपको पर डे वीडियो मिलेगी और तब तक मिलेगी जब तक कि आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, वो भी आपका बायोलॉजी का एग्जाम। जिस दिन आपका बायोलॉजी एग्जाम रहेगा उस दिन तक आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट दिया जाएगा और इसी के वीडियो के अंत में हम आपको कुछ और, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे जिसमें शॉर्ट, लॉन्ग, ऑब्जेक्टिव तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद अतिलघुत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी क्वेश्चन का एक संगम देंगे। अगर आप उस क्वेश्चंस को पूरा कवर कर लेते हैं, उस सारे क्वेश्चंस को अगर तैयार कर लेते हैं तो उसके बाहर कुछ नहीं आना है। ठीक है, तो ये कई सालों का एक्सपीरियंस रहा है, तो इस वजह से आप एकदम जो भी पढ़ रहे हैं कॉन्फिडेंट होकर पढ़े, विश्वास के साथ पढ़े। निश्चित ही सर ने कहा है तो पेपर में जरूर आएगा। और चूंकि अब ज्यादा टाइम नहीं रह गया दोस्तों, इसलिए टाइम की कीमत करिए, समय की कीमत अब करिए। और अगर अब भी आप सोए हुए हैं तो आप उठ जाइए, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं है। हर विषय के लिहाज से देखा जाए 5 दिन 6 दिन पर पेपर के लिए है। ठीक है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। अगर आप एक्टिव हैं, जो लोग पहले से ही एक्टिव हैं वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और मैंने पहले ही बताया था कि अब कम से कम 8 घंटे तो पर डे ही पढ़ना पड़ेगा। 2 शिफ्ट बना लीजिए, शाम को पढ़िए, सुबह उठकर रिवीजन करिए, या सुबह पढ़िए शाम को रिवीजन करिए। और दोपहर में भी कुछ चीजें देखते रहिए। स्कूल कॉलेज लगभग बंद हो चुके हैं तो आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि बेटा 8 से 10 घंटा अधिकतम हो सके जितना ज्यादा पढ़ लो, ताकि 90 प्लस आपके मार्क्स आए और आपका नाम आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, आपके यूपी लेवल पर क्या हो, छा जाए। ठीक है, अखबारों में और उसके बाद सुर्खियों में आप बने रहेंगे। और इसके लिए हम पूरा प्रयास करते हैं और हमारी पूरी टीम लगी हुई है कि आपको पर डे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो एक धमाका चल रहा है वो चीज आपको दिया जा रहा है और आपको बताया जा रहा है कैसे क्वेश्चन आंसर लिखना है और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, जितना हम लोग पढ़ा रहे हैं सिर्फ उतना आप डेली पढ़ते जाइए, उतने रिपीट करिए, बस कुछ एक्स्ट्रा मत पढ़िए। ठीक है, अगर आपको नहीं पढ़ना है, नहीं समय है, तो आप एक्स्ट्रा मत पढ़िए। जो भी आपका, ठीक है, जो हम पढ़ा रहे हैं अपने कंटेंट, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथ्स में, इंग्लिश में, हिंदी में, सिर्फ उतने कंटेंट को आप बराबर बनाए रहिए और देखिएगा कि सिर्फ वहीं से क्वेश्चन आएंगे, कहीं बाहर से नहीं आने वाले। ठीक है, हाँ, वो एक अलग बात है कि भाई 10 क्वेश्चन आ रहा तो एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, लेकिन लगभग 75 या 80 प्लस क्वेश्चंस, 80 प्लस कंटेंट यहीं से आने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम ज्यादा देर ना करते हुए आइए चलते हैं। हमारा सब्जेक्ट आपको पता है कि बायोलॉजी होता है और क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है जो बोर्ड एग्जाम को देने जा रहे हैं। और इसके अंतर्गत हम इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन 2021 की सीरीज लेके आए हैं। ठीक है, अब से हमारा प्रयास रहेगा ज्यादातर आपको लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाए। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पे उपस्थित हुए। ठीक है, तो जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है वो क्वेश्चन हमारा होगा IVF क्या होता है। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर जनरल नॉलेज एंड फॉर योर एग्जामिनेशन 2021। ठीक है, 2021 के बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि IVF क्या है, अर्थात पात्र निषेचन क्या है, और जनरल अवेयरनेस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी के क्रम में आज हम देखेंगे कि IVF क्या होता है, कैसे इसे संपन्न कराते हैं और किन किन प्रकार के व्यक्तियों के लिए लाभदायक हो सकता है, इसके लाभ क्या है, इसकी हानियां क्या हैं। ठीक है, इसके प्रोसीजर क्या होते हैं और इसमें कितना खर्च आता है, कितना समय लगता है, क्या ये आधुनिक मॉडर्न टाइम में, ठीक है, जो बंद दंपति हैं, ठीक है, जिनके संतानें नहीं होती, क्या उनके लिए यूजफुल है किसी तरह से या नहीं है। इन सब बातों का आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके गाइस, तो आइए क्वेश्चन लिखते हैं, फिर देखते हैं कि उसमें लिखना क्या है, कैसे क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो होगा कि IVF अर्थात इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, अर्थात इसको हिंदी में बोले तो अर्थात पात्र निषेचन क्या है। ठीक है, पात्र निषेचन क्या है, ये आपका क्वेश्चन से गाइड।
तो इसको हमने एक बार पढ़ाया भी है, ठीक है, आपको वीडियो के माध्यम से कंटेंट हमने दिया था, लेकिन फिर भी हम आपको जो है आज फिर बताने जा रहे हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है, अर्थात पात्र निषेचन किसे कहते हैं। तो दैट सिंपल गाइस, बहुत नहीं रटना है, थोड़ा सा सेंस लगाइएगा, ठीक है। पात्र मीन्स होता है पात्र, पात्र का मतलब बर्तन या कोई ऑपरेटस, और निषेचन का मतलब आप पढ़े ही हो कि यन यन का मिलकर 2n बनाना, अर्थात नर युग्मक का मादा युग्मक से मिल करके, ठीक है, 2n यानी युग्मनज बनाना। भाई लैंगिक जनन में क्या होता है, एक नर की जरूरत पड़ती है एक मादा की, दोनों आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, शारीरिक संबंध जिससे बनाते हैं, तब जाके क्या होता है कि नर के जनन कोशिका, ठीक है, का मिलन मादा के जनन कोशिका अर्थात नर युग्मक मादा युग्मक के से मिल करके क्या करता है, भ्रूण अर्थात 2n जाइगोट बनाता है। सिंपल शब्दों में समझिए, जैसे भ्रूण बनाता है तो इसके बनाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा हम समझेंगे, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा हम समझ सकते हैं, इधर देख लें कि नर युग्मक जो होता है, ठीक है, नर युग्मक अर्थात स्मॉल n, ठीक है, और प्लस क्या है, मादा युग्मक और ये स्मॉल n, ठीक है। दोनों जब आप में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं एक नए संतान उत्पन्न करने के लिए, तो ये जो नर युग्मक होता है और ये जो मादा है, दोनों आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं। नर युग्मक जाता है मादा युग्मक के पास, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि जो नर युग्मक है, एक नंबर का सकता है कि चल होता है या अचल होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि नर युग्मक चल होता है, इसीलिए नर को प्रजनन करना पड़ता है मादा के साथ, और जो मादा युग्मक होता है अर्थात अंडाणु होता है, वो चल नहीं होता है, वो अचल होता है, ठीक है। तो इसीलिए नर युग्मक पहुंचता है मादा युग्मक पास, ना कि मादा नर के पास जाता, ठीक है। दोनों प्रजनन क्रिया के दौरान क्या होते हैं, मिलते हैं और मिल कर क्या बनाते हैं, 2n, अर्थात 2n का मतलब क्या होता है, युग्मनज, जिसे इंग्लिश में जाइगोट भी कहते हैं, ठीक है, ये बनाता है। यही 2n क्या करता है, कोशिका विभाजन कर करके 2 से 4, 4 से 8 से ब्लास्टोमियर तक ले जाके बाद में एक भ्रूण एक बेबी का निर्माण करता है, और आफ्टर 9 मंथ बाद एक नए शिशु का निर्माण करता है। तो ये जनरल प्रोसेस होता है किसी व्यक्ति में बेबी उत्पन्न करने में। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ दंपतियों में अर्थात पति पत्नी में क्या होता है, चाहे पति में कमी हो चाहे पत्नी में कमी हो, दोनों में किसी एक कमी की वजह से ये अंडाणु और शुक्राणु क्या है, आपस में मैच नहीं कर पाते, अर्थात नर युग्मक मादा युग्मक से मिल नहीं पाता है। और जब मिलेगा नहीं तो 2n अर्थात युग्मक जाइगोट नहीं बनाएगा, और जाइगोट नहीं बनेगा तो भ्रूण कैसे बनेगा, यही तो भ्रूण भी बनाता है, ठीक है, तो नहीं बन पाएगा। तो ऐसी स्थिति में वो संतान उत्पन्न करने में असफल होंगे। तो इसी प्रक्रिया से पुराने समय में क्या था कि ऐसे लोग निसंतान रह जाते थे, उनकी कोई वंशज, लेकिन आज साइंस इतना डेवलप कर लिया है कि ऐसे लोगों के लिए नई नई तकनीकें डे बाय डे ला रहा है, ठीक है, जिसमें एक बहुत ही यूजफुल फेमस और अत्याधुनिक विधि कह लो कि IVF होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी। तो आप इसमें लिखोगे क्या, पहले तो दिमाग में रख लो, ठीक है, कि IVF जो होता है पात्रे निषेचन कहलाता है, इसी को टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। टेस्ट ट्यूब माने परख नली, अब ट्यूब बेबी माने बच्चा, यानी बच्चे का निर्माण अर्थात जुग्मनज का निर्माण, ठीक है, 2n का निर्माण जब नेचुरल रूप से बॉडी के अंदर ये मिल नहीं पाते, भ्रूण नहीं बना पाते किसी कारणवश, ठीक है, शारीरिक कमी या हार्मोन्स कमी की वजह से नर युग्मक मादा युग्मक से मिलकर 2n नहीं बना पाते हैं, तो उसी काम को क्या करते हैं, लैब में एक टेस्ट ट्यूब, आपने केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में देखा होगा, ऐसी टेस्ट ट्यूब होती कांच की बनी हुई, ठीक, इस प्रकार की एक ट्यूब होती है। उसी ट्यूब में क्या करते हैं, उस दंपत्ति से, पति और पत्नी से क्या करते हैं, अंडाणु और शुक्राणु को लेकर के लैब में ठीक वही कंडीशन, वही वातावरण क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, जो कि मादा के शरीर में कहाँ होता है, अंडाशय में। जब नर युग्मक नेचुरल रूप से किसी भी स्त्री में मिलते हैं तो वही कंडीशन, जितना टेम्परेचर होता है बॉडी का, जितने टेम्परेचर पे नर मादा युग्मक मिलकर भ्रूण बनाते, युग्मक बनाते, ठीक वही पूरा क्लाइमेट लैब में कंटेंट तैयार करके एक टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं, उस पुरुष द्वारा लिए गए नर युग्मक को, शुक्राणु को, और मादा द्वारा लिए गए अंडाणु को, दोनों को मिलाते हैं और मिला करके 2n बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं। कहां पे, टेस्ट ट्यूब में, लैब में, हॉस्पिटल्स में, ठीक है।
तो वो क्या है कुछ समय बाद 2n बन जाता है, मिल जाता है। तो जब वो 2n बन गया, युग्मनज बन गया, अब उसी को एक विशेष प्रकार की निडल की सहायता से क्या करते हैं, महिला के गर्भाशय में या फिर फाइलोपियन नलिका में क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। फिर वो वहां से होकर नलिका से गर्भाशय में जाकर आरोपित हो जाता है और वहीं पे फिर वो डेवलप करने लगता है। फिर 9 माह बाद एक नए शिशु का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, तो इस सिस्टम को क्या कहते हैं, आईवीएफ कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसे लिखा कैसे जाए। थोड़ा सा हम भाई फिगर आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि ये टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है। ठीक है, हम थोड़ा सा आपको फिगर द्वारा समझाना चाह रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है, कुछ इस तरह से आपने देखा होगा। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ये ऐसे ही है, यहाँ पे ऐसे ही अंडाशय था और यहाँ पे ये ऐसे ही अंडाशय था, ये। ठीक है, एक कॉमन रूप से हमने फिगर क्या किया, ड्रा कर दिया समझने के लिए। तो ये आपका भाग क्या है भाई, गर्भाशय है। क्या है, गर्भाशय है। और ये क्या है, फाइलोपियन नलिका है। क्या है, फाइलोपियन ट्यूब है। ठीक, और ये भी क्या है, फाइलोपियन ट्यूब है। ठीक है, क्या है, फाइलोपियन ट्यूब है अर्थात फाइलोपियन नलिका है। ठीक है, अब क्या होता है, जब प्रजनन होता है, ठीक है, जब प्रजनन कोई नर करता, तो ये शुक्राणु यहां से, ये आपका योनि है। ठीक है, योनि का मतलब प्रजनन मार्ग, जिस मार्ग से शुक्राणु क्या होता है, बॉडी में अंडाशय के या फिर गर्भाशय या फाइलोपियन ट्यूब में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बनता है यन, यहाँ पे बनता है यन, ये क्या है, अंडाशय है। और यही अंडाशय क्या है, स्त्री जननांग का प्रमुख भाग अंडाशय होता है, उसी में अंडाणु बनता है। ठीक है, तो ये अंडाणु से जब ये शुक्राणु जाता है यहाँ से गर्भाशय से होकर फाइलोपियन नलिका में, तो ये अंडाणु यहीं पर क्या करते हैं, यन प्लस यन मिलकर क्या बनाते हैं, 2n बनाते हैं। ठीक है, युग्मनज बनाते हैं। और ये युग्मनज क्या करते हैं, इसी नलिका में क्या होते हैं, थोड़ा सा कोशिका विभाजन द्वारा 2 से 4, 4 से 8 कोशिका बनाते बनाते फिर बाद में आते हैं यहीं पे क्या है, गर्भाशय की दीवार में यहीं पर क्या होते हैं, आरोपित हो जाते हैं और यहीं पर क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, ये होता है। लेकिन टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं कि जो शुक्राणु होता है, ठीक है, ये शुक्राणु है, और अंडाणु जो होता है, ठीक है, अंडाणु यन और यन, ये शुक्राणु एक प्रकार की कोशिका है और नर जनन कोशिका कहलाती है। और अंडाणु क्या है, ये भी एक प्रकार की कोशिका है, मादा जनन कोशिका कहलाती है। ठीक है, और यही दोनों कोशिकाएं जब मिलती हैं तब एक शिशु का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये जब क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं ऐसी, ठीक है, और टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं, अंडाणु को डाल करके, यन को डाला, फिर शुक्राणु को इंटर करते हैं, ठीक है, डालते हैं, तो ये दोनों यन प्लस यन मिलकर क्या बनाते हैं, 2n बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 2n बनाते हैं। यही 2n क्या है, ये युग्मनज है। ठीक है, यही युग्मनज क्या होता है, अब एक विशेष प्रकार की सुई द्वारा निकाल करके क्या करते हैं, ठीक है, बोलो, यही युग्मनज निकाल करके ये स्त्री के यहाँ फाइलोपियन नलिका में क्या करते हैं, डाल देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ फाइलोपियन नलिका में छोड़ देंगे तो ये यहाँ से होता हुआ फिर गर्भाशय में आकर क्या होता है, स्थिर हो जाता है गर्भाशय की दीवारों से। ठीक है, चिपक करके क्या होता है, बाद में डेवलपमेंट करने का काम करता है और 9 मंथ बाद डेवलप होकर के एक नए बेबी का क्या करता है, निर्माण करता है गाइस। ठीक है, तो ये प्रोसीजर थोड़ा सा आपको टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है समझ में आ गया होगा। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी मैं फिर से कह रहा हूं, आईवीएफ अर्थात इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अर्थात पात्र निषेचन, या इसी को टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं गाइस। ठीक है, तो ये आपका, अब आइए देखिए कैसे इसे लिखा जाए, इसे कैसे राइट करेंगे। ठीक है, पेपर में, तो पेपर में अगर ये आता है, सबसे पहले जो हेडिंग आपका प्रश्न है उसी को आप हेडिंग बनाएंगे, आईवीएफ, ठीक है, अर्थात इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अर्थात, या इसी को हिंदी में बोले तो पात्रे निषेचन। ठीक है, या इसी को अगर एक और नाम दे हम तो ये टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी नाम से इसे बहुत जाना जाता है। ठीक है,
आईवीएफ को टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जाना जाता है। अक्सर आपने अखबारों में देखा होगा, बड़े बड़े प्रिंट में छप के आता है इंदिरा आईवीएफ इलाहाबाद, इंदिरा आईवीएफ लखनऊ। तो आईवीएफ का मतलब वही टेस्ट ट्यूब बेबी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आपका लांग में आया है, तो आप इसे ऐसी हेडिंग करेंगे और हेडिंग करने के बाद फिर इसमें आप ऐसे मटेरियल्स को क्या करेंगे, लिखना शुरू करेंगे कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है। ठीक है, तो आपने यहां पर देखा ब्लैक बोर्ड पर, ठीक है, कि हेडिंग आपने कर लिया और हेडिंग करने के बाद जो इसकी थ्योरी जो कि मैंने अभी आपको बताया, उस थ्योरी को आप क्या करेंगे, यहां पे राइट करेंगे। ठीक है, क्या राइट करना है, देखिए सभी लोग कि यह एक महत्वपूर्ण विधि है जो निसंतान दंपत्ति के लिए क्या है, वरदान है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि आज से पीछे जाइए 20, 25, 50 साल या 20, 25 साल चले जाइए, तो 20, 25 साल पहले जिनको संतान नहीं होता था उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, सामाजिक ताने बाने सहने पड़ते थे, जिसकी वजह से बहुत सारे दंपत्ति आत्महत्या कर लेते थे और बहुत सारे दंपत्ति क्या हुए, बेचारे वैसे ही क्या हुए, सामाजिक सम्मान की उपेक्षा, सामाजिक सम्मान के क्या हुए, उपेक्षित रह गए, समाज में उनको अलग नजरिए से देखा जा रहा। ठीक है, यही सब बातों को देखते हुए साइंस ने क्या किया, एक आधुनिक एक नई विधि का, ठीक है, निर्माण किया, जिसे आईवीएफ कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। और इसी विधि के द्वारा, ठीक है, निसंतान दंपत्ति क्या करते हैं, वर्तमान समय में संतान उत्पन्न करने में सफल होते हैं। हालांकि इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा महंगा होता है, इसमें पैसा लगता है, लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, अच्छे अच्छे अस्पतालों में तो 5 लाख रुपए तक का चार्ज किया जाता है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, 5 लाख रुपए कहे मरता क्या न करता, जिसको बेबी नहीं हो रहा है, संतान नहीं हो रहा है, तो वो क्या करता, अपनी जिंदगी पूरी कमाई लगाने के लिए तैयार होता है, लेकिन उसको हर हाल में संतान चाहिए। ठीक है, तो हॉस्पिटल्स में क्या होता है, इस विधि द्वारा वो क्या करता है, एक शिशु, एक बच्चे को जन्म दे करके पिता बन सकता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अगर किसी भी द्वारा निसंतान दंपत्ति को संतान उत्पन्न हो रहा है तो वह विधि क्या उसके लिए वरदान होगी। तो वही चीज लिखा है कि यह एक महत्वपूर्ण क्या है, विधि है जो निसंतान दंपत्ति के लिए वरदान है। और इसमें क्या करते हैं, इस विधि में पुरुष से, ठीक है, जो उसका नर होता है, पुरुष होता है, उससे शुक्राणु लेते हैं, अर्थात नर युग्मक। ठीक है, शुक्राणु को नर युग्मक भी कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, शुक्राणु को नर युग्मक भी कहते हैं और इसे यन से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो शुक्राणु क्या करते हैं, नर युग्मक लेकर के तथा उसी के पत्नी से, स्त्री से अंडाणु लेते हैं, अंडाणु का मतलब मादा युग्मक लेकर के क्या करते हैं, उसे शारीरिक वातावरण के अनुरूप, जैसे एक फीमेल बॉडी में महिला के शरीर के अंदर का जो टेम्परेचर, जो क्लाइमेट हो, जो यथास्थिति होती है, ठीक वही कंडीशन लैब में क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। और उसी कंडीशन में क्या करते हैं, इस पुरुष के शुक्राणु अर्थात नर युग्मक, मादा के अंडाणु को क्या करते हैं, शारीरिक वातावरण के अनुरूप ही लैब में आपस में क्या करते हैं, मिलाते हैं शुक्राणु अंडाणु को। और मिलाते हैं कहां पे, एक टेस्ट ट्यूब में मिलाते हैं, एक पात्र में मिलाते हैं और मिलाकर क्या कराते हैं, निषेचन कराते हैं। दोस्तों आपने पढ़ा है, नर युग्मक मादा युग्मक से मिले स्वतः या मिलाए तो इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। ठीक है, तो निषेचन कराते हैं, जिससे शुक्राणु व अंडाणु मिल करके, ठीक है, क्या होते हैं, युग्मनज बनाते हैं, अर्थात मिल करके यन 2n बनाते हैं, युग्मनज जाइगोट जिसे कहते हैं, बनाते हैं। अब इस 2n को अर्थात जाइगोट को क्या करते हैं, एक विशेष प्रकार की सुई द्वारा, एक विशेष प्रकार की निडिल द्वारा क्या करते हैं, उस टेस्ट ट्यूब से निकालते हैं और निकाल करके इस बने हुए 2n को क्या करते हैं, युग्मनज को अब एक विशेष सुई की सहायता से उसकी फीमेल अर्थात स्त्री के, ठीक है, फाइलोपियन नलिका, ये याद रखना। ठीक है, फाइलोपियन नलिका या गर्भाशय में क्या करते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं, आरोपित कर देते हैं। जैसे यही है नलिका, तो यहीं से ऐसे क्या करते हैं, फाइलोपियन नलिका में इस इंजेक्शन द्वारा इसे यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है, अब ये यहां से होता हुआ अपना गर्भाशय में आके आरोपित हो जाता है। ठीक है, तो स्थानांतरित कर देते हैं, जिससे अब यह वही गर्भाशय में क्या होगा, विकसित होगा और विकसित होकर एक शिशु का क्या करता है, निर्माण करता है। तो इसे ही क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, या आईवीएफ कहते हैं, या पात्रे निषेचन कहते हैं। ठीक है गाइस, तो आई होप एक
कॉमन लैंग्वेज, एक व्यवहारिक लैंग्वेज जो होती है वो हमारे दिमाग में ज़्यादा एक्सेप्टेबल होती है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि व्यवहारिक लैंग्वेज में क्या करें, इन सब की प्रक्रियाओं को, बायोलॉजी के जो भी हेडिंग्स है, जो भी टॉपिक्स है, उनको हम अपनी लैंग्वेज में क्या करें, कन्वर्ट करके आपको दें, ताकि आपको व्यवहारिक लैंग्वेज ज़्यादा समझ में आए। ठीक है गाइस, ये हमारा प्रयास रहता है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। एक जनरली आप दिमाग में रखो क्या करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, आप हॉस्पिटल है, आए कोई दंपत्ति जिनको बेबी नहीं हो रहा, तो उनसे क्या करते हैं, शुक्राणु लेते हैं और महिला से अंडाणु लेते हैं। ठीक है, दोनों को एक निडल की सहायता से क्या करते हैं, ले ले। शुक्राणु तो वैसे ही मिल जाएगा, मगर अंडाणु को क्या करते हैं, महिला की बॉडी से ऐसे ही एक निडल लगा के क्या करते हैं, यहां से निकालते हैं। ठीक है, तो शुक्राणु को लेते हैं, अंडाणु को लेते हैं, दोनों को लेकर क्या करते हैं, मिलाते हैं। किसमें मिलाते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में विशेष प्रकार का पात्र होता है। ठीक है, उसमें एक नियंत्रित वातावरण में, शरीर जैसे वातावरण में क्या करते हैं, दोनों को मिलाते हैं। मिलाने के बाद आफ्टर सम टाइम्स क्या होता है, दोनों मिलकर युग्मनज बना लेते हैं, 2N बनाते हैं। अब उसी को क्या करते हैं, फिर निडल से भर करके मादा के फैलोपियन नलिका या गर्भाशय में क्या करते हैं, आरोपित कर देते हैं, छोड़ देते हैं, डाल देते हैं। फिर अब वहीं पे वो डेवलप होगा और उसकी हर दूसरे तीसरे महीने क्या होती है, देख रेख होती है। अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं औरत को, महिला को, और अंडर ऑब्जर्वेशन रखते जैसे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने। तो फिर क्या है, बाद में प्रसव का टाइम आता है, प्रसव कराते एक बेबी क्या होता है, उनको मिल जाता है, और इस तरह से वो महिला माँ और वो जो पुरुष है वो पिता बन जाता है। ठीक है, हालांकि खर्चे तो लगते हैं, मैंने कहा था, कोई हॉस्पिटल 2 लाख 4 लाख ऐसे चार्ज करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कोई फिर ये तो करना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये इस तरह से टेस्ट ट्यूब प्रक्रिया। अब यहाँ पे जो आपको मैंने बताया कि विशेष सुई की सहायता से क्या करते हैं, युग्मनज को फैलोपियन नलिका में या फिर गर्भाशय में स्थानांतरित करते हैं। तो इसके स्थानांतरण के 2 तरीके हैं। अगर फैलोपियन नलिका में युग्मनज डाला जा रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, जिफ्ट कहते हैं मेथड को। जिफ्ट का मतलब जाइगोटिक इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं, अर्थात जाइगोट को क्या करते हैं, फैलोपियन नलिका में ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, और अगर गर्भाशय में उसे सीधा डाल रहे हैं तो ये क्या है, IUIT होता है। ठीक है, अब मैं आपको उसका भी डिटेल बताने चल रहा हूं। ठीक है, तो यहां लिखते हैं कि इस विधि में, ठीक है, इस विधि में युग्मनज को दो विधि से स्त्री में स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, जो पहली विधि है आपका जिफ्ट है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कभी कभी जिफ्ट ही पूछ लेता है पेपर में। तो जिफ्ट का मतलब क्या हुआ, जिफ्ट का फुल फॉर्म जाइगोटिक इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है और आपको ज्यादा रटना नहीं है। जाइगोटिक आ गया क्वेश्चन, जिफ्ट क्या है, तो आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कैसे नहीं है कि देखिए, जाइगोटिक इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, अर्थात जो जाइगोट बना है 2N, जब उसे निडल की सहायता से सीधे कहां डालते हैं, फैलोपियन ट्रांसफर में, फैलोपियन में ट्रांसफर करते हैं, अर्थात फैलोपियन नलिका में डालते हैं। ठीक है, तो ये जो टेस्ट ट्यूब में युग्मनज बना है, इसको इस निडल द्वारा खींचे और खींच करके इस महिला में कहां पे, ये गर्भाशय है और ये दोनों फैलोपियन नलिका। अगर हम फैलोपियन नलिका में छोड़ रहे हैं तो इस विधि को क्या कहते हैं, बोलो क्या कहते हैं, जिफ्ट कहते हैं, अर्थात जाइगोटिक इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा, आपको इसी हेडिंग से याद करना है, ज्यादा कुछ रटने की जरूरत नहीं है। क्या रखना है, जिफ्ट अर्थात जाइगोटिक, इफ आई फॉर इंट्रा, एफ फॉर फैलोपियन, टी फॉर ट्रांसफर। ठीक है, मतलब कि जब टेस्ट ट्यूब में बने हुए युग्मनज को क्या करते हैं, कहां ट्रांसफर करते हैं, फैलोपियन नलिका में ट्रांसफर करते हैं, तो उसे हम जिफ्ट कहते हैं। ठीक है, इसमें एक लाइन लिख सकते हो कि इसमें बने हुए, ठीक है, इसमें बने हुए युग्मनज को सीधे महिला के फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित करते हैं। इसे ही जिफ्ट कहते हैं। ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं, जिफ्ट कहते हैं।
ठीक है, ये आपका स्टार लगा दे रहे हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, EMP है। कभी कभी जिफ्ट ऐसे 60 पे पूछ लेगा उठाकर, ठीक है, जिफ्ट क्या है तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो बोलो कोई दिक्कत, मुझे तो लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए कि जिफ्ट का फुल फॉर्म याद कर लो, डेफिनेशन भी याद हो गई, ठीक है। जिफ्ट का मतलब जाइगोटिक इंट्रा फाइलोपियन ट्रांसफर, हेडिंग याद हो गया, यहीं से आंसर भी आ जाएगा कि इसमें क्या किया, ट्रांसफर किया, किसको, बने हुए 2N युग्मनज को, कहां पर, फाइलोपियन नलिका में, अर्थात जब टेस्ट ट्यूब बेबी में बने हुए युग्मनज को निडल की सहायता से महिला के गर्भाशय में न डालकर फाइलोपियन नलिका में ट्रांसफर करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, जिफ्ट कहते हैं, ठीक है। एक मेथड ये हो गया, और एक मेथड और है कि फाइलोपियन नलिका में जब ना ट्रांसफर कर गर्भाशय में डालें तो उस ट्रांसफर मेथड को क्या कहते हैं, उससे भी तो कुछ कहते हैं, उसका भी तो कोई नाम होगा, तो आइए उससे भी देखते हैं कि उसका नाम क्या है, ठीक है। तो उसका क्या नाम है, आइए देखते हैं, ठीक है। तो दूसरी विधि है IUT, ठीक है, ये है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में आता। IUT क्या होता है, I फॉर इन यूरेटाइन ट्रांसफर, ठीक है, इन यूरेटाइन ट्रांसफर, ठीक है। यूरेटाइन ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, यूटेराइन, सॉरी यूटेराइन है, गलत हो गया, यूटेराइन, यूटेराइन मींस होता है यूटेरस, गर्भाशय। इसे भी ऐसे ही याद रखोगे, जिफ्ट जैसे याद रखा वैसे इसका फुल फॉर्म याद कर लो, ये भी याद कर लोगे, IUT, इन यूटेराइन ट्रांसफर, यहां भी ट्रांसफर किया जा रहा है, ठीक है। जो टेस्ट ट्यूब बेबी में बना हुआ आपका 2N है उसको ट्रांसफर कर रहे हैं सीधे कहां पर, यूटेराइन में, यूटेराइन मतलब यूटेरस में, गर्भाशय में, अर्थात जब, ठीक है, क्या करते हैं कि लैब में जो शुक्राणु अंडाणु मिलाकर 2N बनाया है, ठीक है, युग्मनज, ये जब क्या करता है, कोशिका विभाजन द्वारा 2 से 4, 4 से 8 कोशिका में डिवाइड होता है, तो उस 8 कोशिका वाले युग्मनज को हम क्या कहते हैं, ध्यान देना, शुक्राणु अंडाणु मिलाया, जैसे ही क्या बना, 2N बना, तो उस 2N को जाइगोट कहते हैं। लेकिन जाइगोट क्या करता है, आफ्टर 1 डे 2 डे 3 डे ऐसे क्या सेल डिवीजन करता है, ठीक, कोशिका विभाजन करके 2 से 4, 4 से 8 कोशिका बनाता है, तो उस 8 कोशिका वाले समूह को ब्लास्टोमेयर कहते हैं। अब वो जब 8 कोशिका तक होता है तब उसे क्या करते हैं, ठीक है, इंजेक्शन द्वारा लेकर गर्भाशय में डाल देते हैं, ठीक है। तो यहां पर, ठीक है, जैसे देखिए N + N चेंजेस टू N, ये आपका है बेटा युग्मनज, क्या है, युग्मनज होता है, ठीक है कि नहीं। युग्मनज का मतलब क्या होता है कि 2N जाइगोट। अब ये युग्मनज जब बना तो इसको सीधे इंजेक्शन से कहां डालते हैं, इस फाइलोपियन नलिका में डालेंगे, तो ये जिफ्ट में किया जाता है, ठीक है, जिफ्ट में। और IUT में क्या करते हैं कि इसको युग्मनज बना तुरंत ही नहीं डालते हैं, इसे कुछ समय तक और रहने देते हैं, तो ये क्या होता है पता है, ऐसे ही 2, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे यार, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। देखा आपने, युग्मनज एक सेल था, लेकिन आफ्टर सम टाइम्स क्या होता है कि 2 4 4 से 8 कोशिका बनती है। अब इसे ब्लास्टोमियर कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर कहते हैं, ठीक है। तो अब इस ब्लास्टोमियर को क्या करते हैं, अब ब्लास्टोमियर जब बन गया, अब इसको निडिल में भर करके कहां डालते हैं, फाइलोपियन नलिका में नहीं बल्कि सीधे कहां डालते हैं, गर्भाशय में डालते हैं, ठीक है। तो गर्भाशय में डाल रहे हैं, तो इस विधि को IUT, इन यूटेराइन ट्रांसफर कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, इन यूटेराइन ट्रांसफर कहते हैं, ठीक है। तो एक लाइन क्या लिखोगे कि इसमें जब युग्मनज, ठीक है, कोशिका विभाजन द्वारा 8 ब्लास्टोमियर बना लेता है तो इसे सीधे गर्भाशय में स्थानांतरित, ठीक, स्थानांतरित करते हैं, तो इसे, ठीक है, तो इस विधि को IUT कहते हैं, क्या कहते हैं, IUT कहते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में
आज एक लॉन्ग क्वेश्चन हमने कंप्लीट कराया। आई होप आने की प्रबल संभावना है आपके बोर्ड एग्जाम में, इसलिए इसे आप जनरल तौर पर भी क्या करेंगे, अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। तो अब जाते जाते एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा दें कि IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, पात्र निषेचन, पात्र में निषेचन करते हैं अर्थात नर मादा में मिलाते हैं, इसी को टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं, ठीक है। और इस टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, निसंतान दंपत्ति को संतान प्राप्त करने की एक महत्वपूर्ण विधि है, ठीक है। तो ये विधि उन्हीं के लिए है जो नेचुरल रूप से संतान उत्पन्न नहीं कर पाते, ठीक है। तो बस आई होप आपको समझ में आया होगा। वर्क करिए, निश्चित ही यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होने वाले हैं, कुछ और कहीं से बाहर नहीं आने वाला है, ठीक है। तो मैं विपिन सर आप लोगों को एक बार फिर से आज इस चैनल पर बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए जो वीडियो है, उसी वीडियो के क्रम में हम इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे हम वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आज का पहला क्वेश्चन होगा मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन आप कई बार पढ़ चुके हो अनसॉल्व के माध्यम से। वैसे भी मैंने टॉपिक पढ़ाते समय, चैप्टर पढ़ाते समय इसको बहुत अच्छे से क्लियर किया था। तो मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, ये पूछ रहा है। तो आज इसी के क्रम में हम चलेंगे और आज हम आपको बताएंगे कैसे पेपर में लिखना है, ठीक है। तो फिर से एक बार सरल शब्दों में अगर हम कहें तो आपको पेपर के लिए यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। और यह क्वेश्चन निश्चित तौर पे आपके 2021 बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, इसलिए गाइस सभी लोग फटाफट जुड़ जाएं और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें अगर वीडियो अच्छी लगी हो, और अपने दोस्तों में भी इस लिंक को शेयर कर देना वीडियो देखने के बाद, जिससे कि उन सबको भी क्या आपके भाई बहन दोस्त यार को भी ये वीडियो मिल सके और वो भी अच्छे से प्रिपरेशन कर सके गाइस, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया क्या होती है, ठीक है। कह रहा है समझाइए। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको हम हेडिंग बनाएंगे। तो क्वेश्चन आपका है मानव में लिंग निर्धारण, तो इसका आंसर लिखने के पहले आप क्या करेंगे, हेडिंग बनाएंगे, ठीक है, कि मानव में लिंग निर्धारण, ठीक है, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। इस तरह से आप अपने नोटबुक में ब्लैक पेन से क्या करेंगे, हेडिंग बनाएंगे, और हेडिंग बनाने के बाद अब आप इसके बारे में लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपके दिमाग में डालना चाह रहे हैं कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए, मानव का मतलब हम आप मनुष्य की बात कर रहा है, लिंग निर्धारण मतलब होता है संतान निर्धारण, ठीक है, की प्रक्रिया, यानी वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत होने वाली संतान लड़का होगा या लड़की होगी, इस बात का डिसाइड होता है। ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, मानव में लिंग निर्धारण कहते हैं, या संतान निर्धारण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, लिंग निर्धारण कहते हैं, एकदम सिंपल, ठीक है। ये इसका एक डेफिनेशन हो गया। अब इसमें कैसे होता है, इसके निर्धारण में कौन कौन से गुणसूत्र कार्य करते हैं, और गुणसूत्र के अलावा भी इसमें इसका फिगर डायग्राम क्या होता है, ये भी हम आपको आज बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ कि यहाँ एक लाइन डेफिनेशन हम कवर कर लेते हैं, फिर उसका डिटेल हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है, कि मनुष्य में प्रायः होने वाली ठीक है, होने वाली संतान का निर्धारण अर्थात नर या मादा, ठीक है, निर्धारण करने की प्रक्रिया को ठीक है, प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, बोलो, प्रक्रिया को हम लिंग निर्धारण कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंग निर्धारण कहते हैं, ठीक है, लिंग निर्धारण कहते हैं। तो ये आपका, ठीक है, एक लाइन का डेफिनेशन पहले कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्या कंप्लीट हुआ, मनुष्य में प्रायः होने वाली संतान, ठीक है, जब मनुष्यों में नर व मादा के बीच प्रजनन होता है तो उससे जो युग्मनज बनता है, वो युग्मनज जब भ्रूण में डेवलप होगा तो उस भ्रूण से नर पैदा होगा या फिर मादा पैदा होगी, अर्थात लड़का होगा या लड़की होगी। इस बात का जो डिटर्मिनेशन होता है, इस बात का जो कन्फर्मेशन होता है, ठीक है, वो प्रोसेस होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, लिंग निर्धारण कहते हैं गाइस, ठीक है। क्या कहते हैं, लिंग निर्धारण कहते
हैं। ठीक है, लिंग निर्धारण कहते हैं। अब यहाँ लिखेंगे कि प्रायः मनुष्य में 46 अर्थात 23 जोड़े गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, मतलब एक मनुष्य में क्या होता है, 23 पेयर्स जोड़े अर्थात टोटल 46 क्रोमोसोम क्या होता है, बॉडी में पाया जाता है। ठीक है, एक बॉडी में अगर हजारों नहीं अरबों करोड़ों कोशिकाएं हैं तो प्रत्येक कोशिका में, पूरे बॉडी की बात नहीं कर रहे, सिर्फ प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, और जो जोड़े में बात करें 23 होता है। इस पॉइंट को भी अंडरलाइन कर लें। एक नंबर का पूछ सकता है कि मनुष्य कोशिका में या मानव के कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं। जोड़े की बात करें 23, अगर सिंपल सी बात करें तो 46 होता है। ये सब आपको पता होगा। ठीक है, तो प्रायः मनुष्य में 46 अर्थात 23 जोड़े गुणसूत्र पाया जाता है, जिसमें दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, नंबर 1 आपका जो होता है बेटा वो समजात गुणसूत्र होता है, जिसे हम ऑटोसोम कहते हैं। समजात गुणसूत्र ऑटोसोम, ठीक है, ऑटोसोम्स। और जो दूसरा होता है ये लिंग गुणसूत्र होता है, और इसी लिंग गुणसूत्र को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम क्यों कहते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो बोलो मानव में टोटल 46 गुणसूत्र है। वो 46 में भी दो प्रकार के गुणसूत्र हैं। पहला है समजात गुणसूत्र अर्थात ऑटोसोम्स, ठीक है, और दूसरा होता है लिंग गुणसूत्र अर्थात सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो इस तरह से जो पहला होता है आपका, ठीक है, समजात गुणसूत्र, ठीक है, समजात गुणसूत्र ये आपका पहला है। ठीक है, यह मानव में ठीक है 44 अर्थात 22 जोड़े, ठीक है, 44 की संख्या में होते हैं। ठीक है, जो मनुष्य में कायिक निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम समजात गुणसूत्र की संख्या देखें। कह रहा है कि 46 गुणसूत्र में कुछ समजात हैं और कुछ क्या हैं, लिंग गुणसूत्र होते हैं। जो समजात होते हैं 46 में, उनमें 44 जो होते हैं समजात होते हैं अर्थात 22 जोड़े। अब बचा कितना, 44 और 46 में कितने का अंतर है, 2, अर्थात 2 जो बच रहे हैं वो क्या होंगे, लिंग गुणसूत्र होते हैं। और उसमें भी क्या होता है कि जोड़े की बात करें तो एक जोड़ा होता है। ठीक है, तो अब हम इसी जो संतान निर्धारण की क्रिया है वो समजात और लिंग गुणसूत्र दोनों में से ये लिंग गुणसूत्र क्या करता है, संतान निर्धारण करने का काम करता है। इसलिए हम लिंग गुणसूत्र का यहाँ पे डिटेल वर्णन डिस्क्रिप्शन देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो आपका ए था, अब जो बी है हम इसी का डिटेल देंगे कि लिंग गुणसूत्र। ठीक है, लिंग गुणसूत्र तो लिखेंगे कि लिंग गुणसूत्र मतलब वह गुणसूत्र जो होने वाली संतान का निर्धारण करता है, उसे हम क्या कहते हैं गाइज, लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, लिंग गुणसूत्र कहते हैं। और इसकी संख्या, ठीक है, इसकी संख्या मानव में ठीक है 2 अर्थात 1 जोड़ी। ठीक है, 2 अर्थात 1 जोड़ी होती है, जो नर में, ठीक है, जो नर में XY के रूप में तथा मादा में ठीक है X के रूप में उपस्थित होता है। ठीक है, उपस्थित होता है। और यह गुणसूत्र प्रायः शुक्राणु व अंडाणु में उपस्थित होते हैं।
उपस्थित होते हैं। ठीक है गाइस, तो ये आपका रहा कि लिंग गुणसूत्र क्या होता है, इसकी संख्या कितनी होती है, और नर में कौन सा होता है लिंग गुणसूत्र और मादा में, दोनों में सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं, इस बात की भी जानकारी हमने आपको दी है। ठीक है, लिंग गुणसूत्र वह गुणसूत्र जो होने वाली संतान का निर्धारण करता है उसे हम क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, ये अलग से भी पूछ सकता है कि व्हाट डू मीन अबाउट सेक्स क्रोमोसोम, लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, तो आपको ज़्यादा रटना नहीं, यहीं पर उठाइए डिफिनेशन कि ऐसा गुणसूत्र जो लिंग निर्धारण करे, लिंग का मतलब स्त्रीलिंग या पुल्लिंग अर्थात नर या मादा का डिसाइड करता है, होने वाली संतान का डिसाइड करेगा कि लड़का होगी कि लड़का होगा, उस गुणसूत्र को हम क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, और इसकी संख्या मानव में कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, कितने, 2 जोड़ी नहीं, 2 संख्या में 1 और 2। ठीक है, 2 होती है अर्थात 1 जोड़ी होती है, और वो भी नर में जो होता है वो क्या है, XY लिंग गुणसूत्र होता है, और मादा में जो होता है वो XX के रूप में उपस्थित होता है। ठीक है, 1 नंबर का पूछा जा सकता है कि नर में पाए जाने वाले गुणसूत्र का नाम क्या है, XY होता है, और मादा में पाए जाने वाले गुणसूत्र का नाम क्या होता है, XX होता है। ठीक है, और यह गुणसूत्र पुरुष में शुक्राणु और मादा के अंडाणु कोशिका में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, और जब ये नर मादा के साथ प्रजनन करता है अर्थात शुक्राणु अंडाणु का मिलन होता है, उसी समय ये नर का X गुणसूत्र XY, मादा के XY XX गुणसूत्र से क्या होता है, मिल करके संतान का निर्धारण करता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया लिंग गुणसूत्र कैसे निर्धारण करता है। ठीक है, अब इसकी रूपरेखा कह रहा है, तो इसकी रूपरेखा भी आप दे सकते हैं कि किस तरह से ये जो है संतान का निर्धारण करता है। उसके पहले यहाँ लिखेंगे कि प्रायः, ठीक है, प्रायः प्रजनन अर्थात निषेचन के उपरांत यह लिंग गुणसूत्र, ठीक है, लिंग गुणसूत्र अर्थात नर का लिंग गुणसूत्र मादा के लिंग गुणसूत्र से मिलकर ठीक है संतान निर्धारण करता है। ठीक है, संतान निर्धारण करता है। वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना है कि प्रजनन या निषेचन के उपरांत ये जो लिंग गुणसूत्र होते हैं ये शुक्राणु और अंडाणु में होते हैं, और तब तक जब तक कि नर मादा के साथ प्रजनन नहीं करेगा तब तक ये शुक्राणु अंडाणु से मिलते नहीं हैं, और जब शुक्राणु अंडाणु नहीं मिलेंगे तो ये लिंग गुणसूत्र तो शुक्राणु अंडाणु में ही है, इसलिए दोनों जब मिलेंगे तभी ये क्या करता, उसी दौरान निषेचन के बाद ही यहाँ पे लिखा है कि प्रायः प्रजनन निषेचन के उपरांत यह लिंग गुणसूत्र जो होता है अर्थात नर का जो लिंग गुणसूत्र है वो मादा के लिंग गुणसूत्र से मिलकर संतान निर्धारण करने का काम करता है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका है कि जैसे यहाँ पर आपको कह रहा है, ठीक है, यहाँ पे हम आपको लिख रहे हैं कि जो नर होता है और क्या होता है, मादा होता है। ठीक है, तो नर में क्या होगा, XY होता है, और मादा में क्या होता है, XX लिंग गुणसूत्र होता है। ठीक है, तो अब आप बताएंगे कि जो नर का लिंग गुणसूत्र XY है ये हेट्रोजाइगस है या होमोजाइगस है, समयुग्मजी है या विषम युग्मजी है, ये भी पूछा जाता है, और जो मादा वाला है XX ये क्या है, समयुग्मजी है या विषम युग्मजी है, ये भी आपसे पुटअप कर लिया जाता है। ठीक है, 1 नंबर के तौर पे। तो याद रहे, देखिए यहाँ पर मादा में जो लिंग गुणसूत्र है क्या है, X है, दोनों सेम हैं अर्थात समयुग्मजी होंगे, और जो यहाँ पे नर में XY होता है XY से भिन्न है, एक X है और Y है, दोनों भिन्न है, तो ये नर वाला जो लिंग गुणसूत्र होता है ये विषम युग्मजी होता है अर्थात हेट्रोजाइगस है, क्योंकि एक X है एक Y है, तो ये भिन्न हुआ इसलिए हेट्रोजाइगस कहते हैं।
ठीक है, विषम युग्मजी, और यहाँ x x सेम है इसलिए होमोजाइगस अर्थात समयुग्मजी कहते हैं। ठीक है, तो अब रूपरेखा कैसे इसको डायग्राम दिया जाए, कैसे दिखाया जाए, आइए उसकी रूपरेखा को भी हम लोग यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, हालांकि इसको पहले भी कई बार रिपीट किया जा चुका है और आई होप कि आपको रट गया होगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी, आपको समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ पे एक बार दिखाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा, ये जो यक्ष वाई लिंग गुणसूत्र है, ठीक है, ये नर के शुक्राणु में होता है। ठीक है, कहाँ पे? शुक्राणु में। और ये मादा के कहाँ होता है बेटा? अंडाणु में होता है। ठीक है, ये यक्ष वाई और यक्ष। ठीक है, अब जब ये नर इसके साथ प्रजनन करेगा तो इसका शुक्राणु क्या होता है? इसके अंडाणु के साथ जाएगा। तो इसी शुक्राणु में यक्ष वाई है, तो जब ये अंडाणु में जाते हैं तो यहाँ जो यक्ष यक्ष है ये इसके साथ क्या होते हैं? मिलते हैं। लेकिन ये दो गुणसूत्र जरूर है, यक्ष वाई यक्ष यक्ष, लेकिन प्रजनन के आफ्टर निषेचन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब निषेचन होता है, प्रजनन होता है, तो एक ही गुणसूत्र मिलता है, दोनों नहीं मिलते हैं। ठीक है, या तो इसका यक्ष इसके यक्ष से मिलेगा या फिर वाई वाला ही मिलेगा, कोई एक ही मिलेगा। अब कौन मिलता है ये डिपेंड करता है उसके सिचुएशन पर। ठीक है, ये किसी के बस में नहीं है कि वाई मिला दें, एक्स मिला दें हम फीमेल से, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि नर के शुक्राणु में एक्स वाई में से एक ही, चाहे एक्स मिले या वाई मिले, जो पहले पहुंच जाएगा मादा के अंडाणु में उपस्थित गुणसूत्र साथ, वही इसके साथ जोड़ा बनाएगा और जोड़ा बनाकर क्या करता है? संतान निर्धारण करने का काम करता है। ठीक है, कैसे? सपोज करिए नर ने मादा के साथ प्रजनन किया, जिसके उपरांत शुक्राणु गया अंडाणु के पास, तो इसी शुक्राणु में जो इसका गुणसूत्र है यक्ष वाई अंडाणु के यक्ष से मिला, तो क्या हुआ? मान लीजिए यक्ष पहले पहुंचा इसके यक्ष के साथ। ठीक है, तो क्या हुआ? एक्स यक्ष बनाना। तो यक्ष यक्ष किसका लक्षण है? मादा का, अर्थात जो संतान बनेगा, संतान बनेगी वो क्या होगी? लड़की होगी। समझ में आ रही कि नहीं? अर्थात जब नर का यक्ष गुणसूत्र मादा के यक्ष गुणसूत्र से मिलता है तो होने वाली संतान क्या होगी? लड़की होती है। अर्थात जो संतान है उसमें अंडाशय का निर्माण होता है, और अंडाशय कहाँ बनता है? फीमेल में बनता है, इसलिए लड़की होगी। फिर सपोज करिए इसका यक्ष इसके इस दूसरे यक्ष से मिल गया, तब भी यक्ष यक्ष हुआ, तो ये इस बार भी क्या होगी? लड़की होगी, अर्थात फीमेल होगी, गर्ल्स पैदा होगी। ठीक है, क्योंकि यक्ष यक्ष से मिलेगा अगर तो लड़की ही होगी, चाहे पहले यक्ष से मिले चाहे दूसरे यक्ष से मिले, अगर यक्ष यक्ष बन रहा है जोड़ा तो लड़की होगी 100%, ये आप जान लीजिए। ठीक है, अब जो दूसरा है, इनको बारी बारी से दोनों का जोड़ा बनाया। मान लीजिए नर का वाई गुणसूत्र मिलता है, ठीक है, फीमेल के यक्ष से, तो क्या हुआ? यक्ष वाई हुआ। और आपको पता है कि यक्ष वाई नर में पाया जाता है, अर्थात होने वाली संतान क्या होगी? लड़की होगी गाइज, सॉरी लड़का होगा। तो ये इस तरह से क्या हो गया कि लड़का पैदा हो गया, बॉयज हुआ। ठीक है, अब फिर मान लीजिए इसका वाई इस दूसरे वाले के यक्ष से मिल गया, तो भी यक्ष वाई हुआ, तो भी यहाँ पे क्या पैदा हुआ? लड़का पैदा हुआ। ठीक है, यही एक छोटा सा डायग्राम है, आपके एग्जाम में आता है। इस डायग्राम को आप बनाओगे तो आपको नंबर जरूर दिया जाएगा। ठीक है, अगर 3 नंबर का है तो 2 नंबर से 1.5 नंबर आपको डायग्राम पे जरूर दिया जाएगा। और डायग्राम बहुत ईजी है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ लिखना है नर एक तरफ और एक साइड मादा लिखना है। ठीक है, वन साइड नर जहाँ है, याद रखना नर में डिफरेंट होता है, यक्ष वाई गुणसूत्र होता है लिंग गुणसूत्र, जबकि मादा में यक्ष यक्ष होता है। और आपसे कोई पूछे ये गुणसूत्र पाए कहाँ जाते हैं, तो मैंने आपको बताया कि जो यक्ष से यक्ष गुणसूत्र है महिला के अंडाणु में, और यक्ष वाई पुरुष के शुक्राणु में पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या? एक रूपरेखा हो गई। ठीक है, तो एक तरफ यक्ष वाई लिखना, एक तरफ यक्ष यक्ष, एक का यक्ष पकड़िएगा, उसके दोनों एक्स यक्ष से बारी बारी मिलाइएगा, फिर इसका वाई पकड़िएगा, उसके यक्ष यक्ष से बारी बारी मिलाइएगा। नीचे जहाँ यक्ष यक्ष से आए यक्ष यक्ष का जोड़ा वो लड़की होगी, और जहाँ यक्ष वाई का जोड़ा बन रहा हो लड़का होगा। ठीक है, तो ये इसका कंडीशन है कि लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक है, इतना चार्ट बनाने के बाद यहाँ पर आप 2 लाइन लिखोगे। ठीक है, पॉइंट आउट करके कि नंबर 1 में कि जब नर का एक्स गुणसूत्र एक्स, ठीक है, यक्ष गुणसूत्र मादा के यक्ष गुणसूत्र से मिलता है,
यक्ष गुणसूत्र से मिलता है तो होने वाली संतान, ठीक है, तो होने वाली संतान लड़की होती है, ठीक है, क्या होगा, लड़की होगी, ठीक है। मैंने क्या कहा कि यक्ष यक्ष जब मिल रहे हैं, दोनों यक्ष मिलेंगे, दो यक्ष बनेगा तो लड़की होगी, याद रखना। और जो दूसरा पॉइंट आउट आपको करना है क्या, कि जब नर का वाई लिंग गुणसूत्र, यहाँ पे बेहतर होगा कि लिंग गुणसूत्र लिखा जाए तो ज़्यादा ठीक होगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे बेटा, कि जब नर का वाई लिंग गुणसूत्र, ठीक है, मादा के एक्स लिंग गुणसूत्र से, ठीक है, यक्ष लिंग गुणसूत्र से, ठीक है, मिलता है, यक्ष लिंग गुणसूत्र से मिलता है तो उसे हम नहीं मिलता है तो होने वाली संतान, ठीक है, होने वाली संतान लड़का होगा, क्या होगा, लड़का होगा, या होता है, लड़का होता है, ठीक है। तो ये जो दो कंडीशन यहाँ थी कि यक्ष यक्ष से मिल रहा है तो लड़की होगी और यक्ष वाई से मिलेगा तो क्या होगा, लड़का होगा, तो उस बात को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डिसाइड करके लिख दिया, ठीक है। इतना लिखने के बाद आप डायग्राम बनाइए, आराम से 1.5 पेज के ऊपर जाएगा और आपको जो भी 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 2.5 नंबर जरूर मिलेगा। और अगर आप बहुत अच्छा से लिखते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा सजा करके, थोड़ा सा डेकोरेट करके डायग्राम वगैरह बना देते हैं तो आपको और अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। देखो दोस्तों, क्या होता क्या है कि मैटर सब लिखते हैं, सभी लोगों ने ये क्वेश्चन किया, सबने अपना मैटर दिया, बस मैटर लिखने के तरीके, डायग्राम बनाने के जो तरीके होते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपने कितना इंटरेस्टिंग बनाया है, कि एग्जामिनर ने जैसे ही कॉपी खोला और उस आपका मैटर उसको इम्प्रेस कर गया, और इम्प्रेस कर गया तो निश्चित ही वो कॉपी सबसे अलग होगी, तो मार्किंग भी उस पर सबसे अलग होगी, ठीक है। इसलिए आप जो भी लिखिए साफ सुथरा लिखिए, और जितना भी डायग्रामेटिक पोजीशन हो, जैसे यहाँ पे ये डायग्रामेटिक पोजीशन है, तो इसको इतने बेहतर तरीके से आप बनाइए, लिखिए, थोड़ा कलरफुल स्केच वगैरह का यूज करिए, ठीक है, तो निश्चित ही अट्रैक्टिव बनेगा, और अट्रैक्टिव बनेगा तो एग्जामिनर इंप्रेस होगा और आपको नंबर जरूर देगा, नंबर काटेंगे, ठीक है। और आपने अगर फॉर्मेलिटी कर दिया, सिर्फ ऐसे वैसे करके फटाफट बना दिया, तो 100% है कि 2 नंबर देना तो आपको 1 नंबर या आधा नंबर लटका देगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा राइट करते हैं, ठीक है। तो ये है आपका लिंग निर्धारण, पहला क्वेश्चन आपका इसी के इस वीडियो में कंप्लीट हो गया, ठीक है। सभी लोग नोट कर लें, सभी गाइड क्वेश्चंस को नोट करें, डायग्राम को नोट करें, तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम इस क्वेश्चन के बाद इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जनरल नॉलेज के तौर पर भी और बोर्ड एग्जाम के लिए भी, ठीक है। इसलिए इसी से रिलेटेड था, लिंग निर्धारण से ही, इसलिए हम इसकी भी यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि हमारे समाज में, ठीक है, हमारे समाज में लड़की पैदा होने पर, ठीक है, लड़की पैदा होने पर, ठीक है, ध्यान देना सभी लोग, ठीक है। क्या कह रहा है कि जो हमारा कम्युनिटी है, जो हमारा सोशल होता है, जो हमारी सोसाइटी होती है, जो हमारा समाज है, ठीक है, जो हमारी अपने परिवार, अपने गांव देश होते हैं, ठीक है, इसमें जब किसी महिला को लड़की होती है, ठीक है, 1 लड़की हो, 2 लड़की, 3 लड़की या कुछ भी हो, तो उसको सब दोष देते हैं, उसको सब कोसते हैं, ठीक है। क्या वो महिला उस लड़की के जन्म पर इतना उत्तरदायी है, क्या उसमें उसका पति उतना उत्तरदायी नहीं है? तो इस बात को आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है, तो आज हम उसी का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। हमारे समाज में लड़की पैदा होने पर दोष सिर्फ महिलाओं का, ठीक है, सिर्फ महिलाओं को दिया जाता है, महिलाओं को दिया जाता है। क्या यह सही है? सही है, ठीक है, क्या यह सही है? समझाइए।
ये आपका क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर हम राइट करेंगे। ठीक है, कह रहा है हमारे समाज में जब लड़की पैदा हो जाती है तो उसका दोष जो होता है सिर्फ महिलाओं को ही दिया जाता है, पुरुषों को नहीं दिया जाता है। तो क्या ये सही है? यदि हाँ तो समझाइए, यदि नहीं तो भी समझाइए। तो इस वीडियो को जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, अगर ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अपने घरों में, ठीक है, इस बात का जिक्र अपनी माता से, ठीक है, या दादी वगैरह के मुंह से भी हो सकता है, बाय द वे कभी सुने हो सकता है, मे बी पॉसिबल, मैं बहुत नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जो ओल्ड ज़माने के लोग हैं, जो हमारी दादी हैं, जो हमारी मम्मी हैं, ठीक है, हम लोगों की वो ओल्ड ज़माने की हैं, और पहले के ज़माने के लोग लड़की पैदा होने पर सारा का सारा दोष महिलाओं को ही देते थे। ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि इसमें सारा दोष महिलाओं को हो, जबकि हमारी साइंस रिकॉर्ड बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसका पूरा का पूरा दोष महिला नहीं बल्कि पुरुष जिम्मेदार होता है। क्योंकि लड़का और लड़की होना, ठीक है, ये वायु गुणसूत्र पर डिपेंड करता है। और वायु गुणसूत्र किसके पास होता है? बोलो, महिला में होता है कि पुरुष में होता है? ठीक है, पुरुष में होता है। इसलिए वायु गुणसूत्र जब यक्ष से मिलता है तभी बॉयज होता है, बेटा होता है। तो उसका मिलना, ठीक है, उस औरत के ऊपर कोई ब्लेम नहीं करता है, क्योंकि ये जो वाई है ये पुरुष के पास होता है। ठीक है, इसलिए पुरुष जिम्मेदार होना चाहिए, ना कि महिला। लेकिन अक्सर लोग महिलाओं को ही ताने मारते हैं। फिलहाल आइए देखते हैं। ठीक है, जैसे देखिएगा यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, पहले हम लिखते हैं कि हमारे समाज में, ठीक है, एक लाइन लिखना पड़ेगा कि लड़की पैदा होने पर दोष सिर्फ महिला को देना पूर्णतः गलत है। ठीक है, पूर्णतः गलत है। क्यों? समझाइए, कह रहा है क्योंकि लड़का और लड़की पैदा होना, ठीक है, पुरुष के वाई लिंग गुणसूत्र पर निर्भर करता है। ठीक है, इसलिए महिला नहीं बल्कि इसका दोष पुरुषों पर होना चाहिए। ठीक है, इस पुरुषों पर होना चाहिए। तो ये बात आज से आप कान खोल कर अपने कान में डाल लीजिए, क्योंकि जब भी आपका टाइम अपना आएगा 10, 20, 50 साल बाद, तो आपकी जो अपनी आने वाली जनरेशन होगी, जो बहुएं होंगी, उनके जब बच्चे होंगे, तो आप कभी उस लड़की पैदा होने पर उनको दोष मत दीजिएगा। क्योंकि लड़का लड़की होना किस पर डिपेंड है? बोलिए, किस पर डिपेंड है? पुरुष के वायु लिंग गुणसूत्र पर डिपेंड है, और यह वायु पुरुष के पास होता है। इसलिए पुरुष जिम्मेदार होना चाहिए, ना कि महिला होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे एक बार देखिए एक्स वाई, ठीक है, पुरुष और महिला, ठीक है, महिला में एक्स एक्स। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये पुरुष का यक्स अगर इस महिला के यक्स से मिले तो यक्स यक्स लड़की हुई, और ये अगर यक्स इस यक्स से मिले तो क्या हुई? लड़की हुई। दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है? लड़की पैदा हो रही है। और लड़का कब होगा? जब पुरुष का ये वायु गुणसूत्र इसके यक्स से मिले। ध्यान देना, यहाँ पे यहीं पर पॉइंट आउट कर रहा हूं कि पुरुष का वाई जब महिला के चाहे इस यक्स से मिले तब भी एक्स वाई, या इसका वाई इस यक्स से मिले तब भी वाई बन रहा है। तो ये दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है? लड़का हो रहा है। तो लड़का होने के लिए महिला का कोई भी गुणसूत्र मिल जाए, चाहे ये वाला एक्स चाहे ये वाला एक्स, तब भी लड़का होगा। लेकिन डिपेंड कर रहा है पुरुष का वाई मिलना चाहिए महिला के एक्स से। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो जिम्मेदार है वो महिला जिम्मेदार नहीं है, जो जिम्मेदार है वो कौन है? पुरुष होना चाहिए। ठीक है, हालांकि मैं आपको ये भी कहना चाह रहा हूँ कि पुरुष भी जिम्मेदार नहीं है। अब आपको लगता होगा कैसे? पुरुष कैसे जिम्मेदार नहीं है? भाई ये वाई तो भी तो सर ने बताया, आपने बताया कि वाई पुरुष के पास है, और सही है कि लड़का होने के लिए वाई चाहिए, तो वाई पुरुष के पास है, पुरुष जिम्मेदार हुआ। अब आप कह रहे हैं कि पुरुष भी जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि देखो बेटा, इसका वाई का गुणसूत्र का महिला के यक्ष से जो मिलन है, ये महज एक इत्तेफाक है
क्या हमारे बस में है कि हम प्रजनन के समय, प्रजनन के बाद अपना गुणसूत्र जो है वाई वाला महिला के एक्स गुणसूत्र से मिलाए? हाथ से तो जाएंगे नहीं मिलाने। ये तो महज एक क्या है, इत्तेफाक होता है कि ये जो एक्स वाई गुणसूत्र, हमने आपको कल के वीडियो में बताया था कि जो नर में, पुरुष में जनन कोष क्या होती है, नर युग्मक, वो चल होता है, महिला वाला अचल होता है। तो जब ये पुरुष महिला से प्रजनन करता है तो ये जो कोशिका से गुणसूत्र होते हैं ये दोनों मोटाई चल हैं, तो ये चल करके महिला के इस मादा युग्मक के एक्स गुणसूत्र से मिलते हैं। ठीक है, अब वो ये अलग बात है कि चले दोनों, पहले एक्स मिल गया कि पहले वाई मिल गया, मिलना एक ही है, चाहे एक्स मिले चाहे वाई मिले, इसके एक लिंग गुणसूत्र एक्स या वाई का इसके एक ही गुणसूत्र से मिलन होता है। ठीक है, तो जब ये वाई क्या होता है, अगर पहले पहुंच गया महिला के एक्स के तो एक्स वाई लड़का हो गया। और अगर किसी महिला को बार बार लड़का हो रहा है, बार बार लड़की हो रही है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, तो इसका मतलब है कि वाई गुणसूत्र जो महिला के एक्स से है वो मिल नहीं पा रहा है, किसी कारणवश इसका एक्स गुणसूत्र वाई की अपेक्षा ज्यादा प्रबल है, इसलिए पुरुष का एक्स गुणसूत्र महिला के एक्स से मिलकर लड़की बना रहा है। ठीक है, और जनरल क्या होता है, आपको पता है कि टोटल 100 बच्चे अगर पैदा हो रहे हैं, ठीक है, तो 100 में आपको पता है कि लड़के ज़्यादा पैदा होते हैं, लड़कियां कम। लड़कियां 90 हैं तो लड़के 100 हैं। क्या कारण है ये भी पूछ लेगा कि लड़के ज़्यादा पैदा होते हैं दैन लड़कियों के, तो इसका कारण ये है, लड़के पैदा हो रहे हैं इसका मतलब वाई गुणसूत्र ज़्यादा मैच कर रहा है। इसका कारण ये होता है कि जो वाई गुणसूत्र होता है ये छोटा होता है एक्स की अपेक्षा और गोला होता है, इसलिए जब प्रजनन होता है तो ये छोटा और गोला है, ये जल्दी से मिल करके महिला के एक्स से मिल करके क्या करता है, फर्टिलाइज करके इसका निर्माण कर देता है। जबकि वाई एक्स गुणसूत्र जो है पुरुष का, ये वाई की अपेक्षा बड़ा और गोला नहीं है, इसलिए ये ज़्यादा एक्टिव होता है, फटाक से पहुंचकर महिला के एक्स से मिलकर लड़के का निर्माण कर देता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे समाज में क्या है, औसतन देखा जाए तो लड़कों की संख्या ज़्यादा होती है। ठीक है गाइज, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो पे कमेंट और लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।